नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो सीरीज चलाई जा रही है, स्पेशल रूप से एग्रीकल्चर की टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल रूप से ये वीडियो रहने वाली है, और बाकी वनडे एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कार्बोक्सिन का व्यापारिक नाम क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामों में आया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। कार्बोक्सिन का व्यापारिक नाम क्या होता है? सेरेसान होता है, या प्लाटावेक्स होता है, वीटावेक्स होता है, या थायरम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वीटावेक्स होता है। ठीक है, वीटावेक्स क्या होता है? व्यापारिक नाम है। ठीक है, व्यापारिक नाम है किसका? कार्बोक्सिन का। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, बोर्डो मिश्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? फ्रांस में, स्वीडन, कनाडा या भारत? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोर्डो मिश्रण का आविष्कार कहाँ पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फ्रांस के अंदर हुआ था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था? तो ये वैज्ञानिक का भी नाम आपको याद होना चाहिए, मिलारेडेंट। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। मिलारेडेंट द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है, आविष्कार किया गया था, याद रखेंगे। तो ये किसके अंदर किया गया था ये भी आपको याद होना चाहिए, अंगूर के अंदर। ठीक है, अंगूर के अंदर, चूर्णी असीता के अंदर। और ये जो रसायन है बोर्डो मिश्रण, एक प्रकार का रसायन है। किस प्रकार का? ताम्रयुक्त रसायन है। ठीक है, ताम्रयुक्त रसायन होता है बोर्डो मिश्रण। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, ब्लैक 47 किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है ब्लैक 47 किससे संबंधित है? टमाटर से, आलू से, मटर से या प्याज से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आलू से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेट ब्लाइट भी किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है, जिसके कारण क्या हुआ था? आयरलैंड के अंदर अकाल पड़ा था। तो बी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। समय के साथ क्लोनों की शक्ति और उत्पादकता में कमी आ जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहलाती है, हाइब्रिड विगर कहलाती है, या क्लोनल अधपतन कहलाता है, या क्लोनल बांझपन कहलाता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्लोनल अधपतन कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था के दौरान होता है? डिप्लोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन या पेकाइटीन? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था के दौरान होता है? तो आपको याद रखना है पेकाइटीन अवस्था के समय होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे बीज जिनका उपयोग दूसरी पीढ़ी में नहीं किया जा सकता है क्या कहलाता है? सिंथेटिक बीज, मिश्रित बीज, संकर बीज या अधिक उपज देने वाला बीज? ठीक है, तो इस प्रकार के जो बीज होते हैं ए बी बी, एक तो ये हो गया, इसका क्रॉस दूसरे के साथ हम कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार इसके साथ क्रॉस हो गया, और दोनों का जो क्रॉस होगा तो उससे क्या उत्पन्न होगा? ए और बी, ये यानी कि हाइब्रिड उत्पन्न होगा। इसको कहेंगे F1 संकर। ठीक है, F1 संकर कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो संकर होते हैं उनका एक ही बार प्रयोग होता है। ठीक है, एक ही बार प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संकर बीज का
जो होता है एक ही बार प्रयोग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बीज जिनका उपयोग दूसरी पीढ़ी में नहीं किया जा सकता, यानी दूसरी बार नहीं कर सकते हैं, तो वो बीज क्या कहलाते हैं? संकर बीज कहलाते हैं। सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर मृदा नमी वर्गीकरण दिया हुआ है और सूची 2 के अंदर पीएफ वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि मृदा नमी का कितना पीएफ वैल्यू होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण जल, इसका पीएफ वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? वो होता है यानी कि 2.54 से कम। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद क्षेत्र धारण क्षमता, इसका पीएफ वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो याद रखेंगे 2.54 होगा, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद केशीय जल या केशिका जल जिसको कहते हैं, इसका पीएफ वैल्यू हो जाएगा 2.54 से लेके 4.50। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन के साथ। और मुरझान बिंदु, इसका आप याद रखेंगे, इसका हो जाएगा यानी कि 4.20। ठीक है, इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। मिलाप में हमारा जो निकल के आएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ, उसके बाद थर्ड ऑप्शन के साथ, फिर फोर्थ ऑप्शन के साथ, फिर उसके बाद जो है 2 ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों को हम मिलान कर लेंगे। एक चीज़ और एग्जाम में पूछा ये जाता है जल धारण क्षमता। ठीक है, जल धारण क्षमता पूछा जाता है, क्षमता। तो आपको बताना है जैसे गुरुत्वाकर्षण जल का कितना जल धारण क्षमता होता है, तो इसका होता है कम, कितना? 1/3 एटीएम। 1/3 एटीएम होता है गुरुत्वाकर्षण जल का। क्षेत्र धारण क्षमता का कितना होता है? इसका होता है 1/3। ठीक है, 1/3। केशिका जल का होता है 1/3 से लेके 15 एटीएम। ठीक है, और मुरझान बिंदु का होता है, याद रखेंगे, 15 एटीएम। 15 एटीएम। ठीक है, तो ये जल धारण क्षमता भी आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीज पित्र सूत्रकृमि, जिसको सीड गॉल निमेटोड्स कहा जाता है, ये आपको बताना है कौन सा है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, बाल्मोफिला, टेट्रिस या ट्राइकोडोरस या एफ्लेकोलाइड्स। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टेट्रिस। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का सीड गॉल निमेटोड्स होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क कवकनाशी है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा संपर्क क्या है? कवकनाशी है, यानी कि सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक फंगीसाइड्स, ये आपको बताना है कौन सा है। कैप्टान, बेनालेट या प्लाटावेक्स या कार्बेंडाजिम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कैप्टान जो होता है ये सिस्टमिक फंगीसाइड होता है, संपर्क कवकनाशी होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 1914 में, 1927 में, 1965 में या 1982 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है IIFR कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जिसको भारतीय वन अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है याद होना चाहिए आपको, देहरादून में स्थित है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर 1965 जो देख रहे हैं ये NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी 1965 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, रतन जोत के बीज में तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 या 35 से 40।
ठीक है। रतन जोत का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कभी कभी ये भी एग्जामों में पूछा जाता है, जेट्रोफा कर्कस। ठीक है, जेट्रोफा कर्कस इसको कहा जाता है। इसका जो उपयोग होने वाला चीज़ होता है वो हम लेते हैं बीज के रूप में, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बीज के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको बायोडीजल भी कहा जाता है। ठीक है, बायोडीजल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यह जो है रतन जोत जो होता है इसको ब्लैक, जिसको काली क्रांति के नाम से जाना जाता है, ब्लैक रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, किसको, रतन जोत को, याद रखेंगे। तो इसमें जो तेल की मात्रा पाई जाती है वो 35 से 40% पाई जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं। सूची 2 के अंदर क्षेत्रफल भारत में, आपको बताना है कौन सी फसल का क्षेत्रफल भारत में कितना है। ज्वार की बात करेंगे, ज्वार का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 4.24 मिलियन हेक्टेयर, यानी फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मसूर का क्षेत्रफल देखेंगे तो मसूर का क्षेत्रफल होता है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा, 1.45 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद मूंगफली का क्षेत्रफल आप लोग बताएंगे, तो मूंगफली का क्षेत्रफल होता है 6.09, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर। सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सूरजमुखी का जो क्षेत्रफल है वो 0.22 मिलियन हेक्टेयर होता है, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी अपने स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का निम्नलिखित में से कौन सी भिंडी के पित्त सीरा मोजेक का वाहक होता है। ठीक है, भिंडी के अंदर पित्त सीरा मोजेक रोग लगता है, तो सबसे पहले ये जानेंगे किसके द्वारा होता है, तो ये होता है वायरस के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है, वायरस। इसका प्रसार का काम कौन करेगा, फैलाव का काम कौन करेगा, ये आपको बताना है। भूरा फुदका, चेपा, सफ़ेद मक्खी या हरा फुदका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यहाँ पर सफ़ेद मक्खी द्वारा इसका प्रसार होता है, फैलने का काम करता है। ठीक है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है बेमेसिया टेबेसी। ठीक है, बेमेसिया टेबेकाई। ठीक है, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वातावरण की स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, पर्यावरण, मौसम, जलवायु या वातावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसम। ठीक है, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वातावरण की स्थिति क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली हरी खाद की फसल कौन सी है, सनई, ढैंचा, जई, मूंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढैंचा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर कह रहा है रोक फास्फेट में P2O5% होता है। ठीक है, आपको बताना है P2O5 कितना परसेंट होता है, ये आपको बताना है। अगर P2O5 निकालना हो तो उससे हम 0.43 से क्या करेंगे, जिससे हमारा फास्फोरस आ जाएगा। अगर हमको फास्फोरस ज्ञात करना है तो क्या करना है, 2.29 से P2O5, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा, ये निकल आ जाएगा। इस प्रकार से मिलाप कर लें। तो यहाँ पर P2O5 रॉक फास्फेट में कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए 20 से लेकर 40% होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, भंडार है। ठीक है, राजस्थान में भरतपुर जिला जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रॉक फास्फेट मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं। सूची 2 के अंदर उस फसल का क्षेत्रफल भारत में कितना होता है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं मोटे अनाज वाले फसल का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखेंगे ये चला जाएगा सेकेंड ऑप्शन के साथ, दो नंबर ऑप्शन के साथ। 23.83 मिलियन हेक्टेयर इतना है मोटे अनाज का। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं गेहूँ की। गेहूँ की जो क्रॉप्स है वो है 31.61 मिलियन हेक्टेयर, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद गन्ने का जो है वो चला जाएगा फोर्थ ऑप्शन के साथ, 4.86 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो बचा एक ऑप्शन चना, ये चला जाएगा 9.85 मिलियन हेक्टेयर
फर्स्ट ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, सिंचाई की वह प्रणाली जो पौधों को उनके उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई की वह प्रणाली जो पौधों को उसके उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है, तो कौन सी विधि है देखते हैं। बाढ़ सिंचाई प्रणाली, फरो सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई या चेक बेसिन विधि। यहाँ पर बताएंगे बाढ़ सिंचाई विधि धान क्रॉप के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है, धान वाली क्रॉप जो होती है उसके लिए अच्छी मानी जाती है। फरो सिंचाई ये इसकी आलू में कर सकते हैं और गन्ना के अंदर कर सकते हैं और मक्का के अंदर भी किया जाता है। और यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चेक बेसिन का प्रयोग भी हम सिंचाई में गेहूं की क्रॉप में करते हैं, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्लांट फिजियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। फिशर को, स्टीफन हेल्स को, फंक को या रामदेव मिश्रा को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी का जनक जो माना जाता है स्टीफन हेल्स को माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हैच और स्केल चक्र किसमें पाया जाता है, ठीक है। हैच और स्केल चक्र किसमें पाया जाता है। C3 पौधे में, C4 पौधे में, कैम पौधे में या C2 पौधे में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C4 पौधे में हैच और स्केल चक्र पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। C4 प्लांट में कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाएंगी, तो याद रखेंगे बाजरा को, गन्ना को याद रखेंगे, ज्वार को याद रखेंगे और इसके साथ साथ मक्का को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, कह रहा है धनिये की बीज फसल की कटाई कब करनी चाहिए, ठीक है। धनिये के बीज ये जो फसल है उसकी फसल की कटाई कब करनी चाहिए। 70% पीला हो जाने पर, 50% पीला हो जाने पर, 30% पीला हो जाने पर या 10% पीला हो जाने पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन 50% पीला हो जाने पर इसका क्या करते हैं, फसल की कटाई कर देते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर फूलों के कुछ नाम दिए हुए हैं। सूची 2 के अंदर उनकी फैमिली दी हुई है, उनकी परिवार दिया हुआ है, ठीक है, आपको बताना है। तो ग्लेडियोलस का फैमिली कौन सा हो सकता है या ग्लेडियोलस किस कुल से बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिडेसी, ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। गेंदे की फैमिली आप लोगों को मालूम ही होगा, एस्टेरेसी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद रजनीगंधा, इसकी फैमिली हो जाएगी एस्पेरगेरेसी, सेकेंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद कार्नेशन की जो फैमिली हो जाएगी वो हो जाएगी कैरियोफिलेसी, यानी 1 नंबर के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आम का लवणता सहिणु रूट स्टॉक है, ठीक है। लवणीय रूट स्टॉक कौन सा है ये आपको बताना है। वेलई कोलम्बन, रुमानी, ओलूर या कुरकान ओलूर। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लवणीय सहिणु रूट स्टॉक कौन सा हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुरकान और ओलूर ये दोनों ही क्या है, लवणीय रूट स्टॉक है। ओलूर की बात करें तो एक प्रकार का ओजस्वी रूट स्टॉक है, ठीक है, ओजस्वी है और ये लवण सहिणु रूट स्टॉक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, विश्व में विकसित प्रथम हाइब्रिड टी रोज कौन सा है, ठीक है। विश्व की प्रथम हाइब्रिड टी रोज कौन सी वैरायटी है। क्वीन एलिजाबेथ, गोल्ड स्टार, पिक्सी या ला फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ला फ्रांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, अंडे का पीला रंग किस वजह से होता है। कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल या कैरिका जेंथिन। तो यहाँ बात करेंगे कैरिका जेंथिन जो है ये पपीते के अंदर पीलापन का जिम्मेदार होता है, ठीक है। पपीते का पीलापन किसके कारण होता है, ये होता है कैरिका जेंथिन के कारण, याद रखेंगे। और जेंथोफिल किस में होता है, तो अमरूद में, ठीक है। अमरूद का पीला रंग किसके कारण होता है, ये होता है
जेंथोफिल के कारण। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर फिर एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है, अंगूर और बैगन के अंदर। ठीक है, अंगूर और बैगन के अंदर जो कलर आता है पिगमेंट, एंथोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेंथोफिल। ठीक है, जेंथोफिल के कारण अंडे का पीला रंग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाप करना है। सूची 1 के अंदर पोषक तत्वों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर स्रोत दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं फास्फोरस के अंदर कौन सा स्रोत पाया जाता है। तो याद रखेंगे फास्फोरस के अंदर एपेटाइट होता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और यहाँ पर बोरान दिया है, तो बोरान भी याद रखेंगे, ये चला जाएगा थर्ड के साथ, यानी इसके अंदर बोरान के अंदर टूरमेलाइन पाया जाता है। यम के अंदर क्या पाया जाता है, तो यम के अंदर पायरोलुसाइड पाया जाता है, सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा सीओ के अंदर चारकोसाइड पाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ मिलाप हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को मिलाप कर लेंगे। मिलाप वाले क्वेश्चन आजकल के एग्रीकल्चर के हर एग्जामों में दिए जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बछड़े को उसकी माँ से अलग करना क्या कहलाता है, वेलोविंग कहलाता है, विनिंग कहलाता है, या कास्ट्रेशन कहलाता है, या ए और बी दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनिंग कहते हैं इसको। बछड़े को उसकी माँ से अलग करना या अलग करके पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों किया जाता है, दुग्ध की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पशु प्लेग का अन्य नाम क्या है, एंथ्रेक्स, रिएंडर पेस्ट, एफएमडी या काउपॉक्स। तो पशु प्लेग का जो दूसरा नाम होता है उसको रिएंडर पेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, मुसेल रंग चार्ट में रंग की शुद्धता को दर्शाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ह्यू, वैल्यू, क्रोमा या उपयोग सभी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर मृदा सुधारक का नाम दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर जिप्सम तुल्यांक का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं आयरन सल्फेट के अंदर जिप्सम तुल्यांक का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे थर्ड ऑप्शन के साथ 1.62 पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सल्फर के अंदर जिप्सम तुल्यांक कितना होता है। तो जिप्सम के अंदर, इसमें सल्फर के अंदर तुल्यांक जो होता है 0.19 होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिप्सम तुल्यांक का मान कितना होता है। तो याद रखेंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा 0.57। ठीक है, उसके बाद जिप्सम में कितना होता है, तो जिप्सम में याद रखेंगे 1.00। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। ए वाला 3 के साथ चला जाएगा, 2 के साथ, उसके बाद फोर्थ के साथ, उसके बाद 1 के साथ। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आपको लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो शेयर करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।